नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आजकल देख रहे हैं कि ये बजट का समय चल रहा है, इसलिए बजट के बारे में बेसिक जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप पूरे बजट को अच्छे से समझ सकें। यदि आप किसी परीक्षा की तैयारी करते हैं अथवा परीक्षा की तैयारी नहीं भी करते हैं और बजट को समझना चाहते हैं, अर्थशास्त्र से जुड़े हुए हैं, आर्थिक गतिविधियों से जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले आपको बजट की बेसिक जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में मैं आपको बजट के बेसिक्स के बारे में बताऊंगा। बजट क्या है, कहाँ से आया ये शब्द, बजट कितने प्रकार के होते हैं, इत्यादि इत्यादि जो जानकारियाँ होती हैं, उसके लिए यह वीडियो पूरा देखिए। ठीक है, तो आइए सबसे पहले समझते हैं इस बात को कि बजट क्या है। ठीक है, देखिए, बजट शब्द फ्रेंच भाषा के शब्द बूजट से बना है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। तो याद रखना है ये किस भाषा का शब्द है, तो आपको पता चलेगा ये यहाँ से कि यह फ्रेंच भाषा का शब्द है। कभी कभी परीक्षा में सीधे यह पूछ लिया जाता है कि बजट किस भाषा का शब्द है, तो आप क्या बताएंगे? बजट फ्रेंच भाषा का शब्द है, जिसका मूल अर्थ होता है चमड़े का थैला। सबसे पहले जो बजट प्रस्तुत किया गया था वह चमड़े के थैले में या झोले में प्रस्तुत किया गया था, इसीलिए बजट शब्द वहाँ से निकल कर आया। ठीक है, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1773 में, कब? 1773 में बजट शब्द का पहला प्रयोग किया गया एक व्यंग्य रचना में। रॉबर्ट बालफोर्ड, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के ओपनिंग द बजट वित्तीय योजना के विरोध में शुरू किया, मतलब ये यूज किया गया था। ठीक है, तो इसको याद रखना है, 1773 में सबसे पहले ये शब्द इस्तेमाल किया गया। बजट का मतलब होता है वित्तीय आय व्यय का वार्षिक लेखा जोखा। हमारे संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण के तौर पर बजट का उल्लेख किया गया है, ना कि बजट शब्द का उल्लेख किया गया है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो आइए और देखते हैं इसके बाद बजट की कुछ विद्वानों के अनुसार परिभाषाएं देखते हैं। ठीक है, तो पहली परिभाषा हम लोग देख रहे हैं कौटिल्य के अनुसार बजट की परिभाषा। तो कौटिल्य क्या कहते हैं बजट के संदर्भ में? देखिए, सारे काम वित्त पर निर्भर हैं, अतः सर्वाधिक ध्यान कोषागार पर ध्यान देना चाहिए। सबसे ज़्यादा ध्यान कोषागार पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, ये कह रहे हैं जो उस समय की व्यवस्था थी उसमें कोषागार महत्वपूर्ण थे। बजट इस तरह से नहीं होता था, तो इसलिए इन्होंने कोषागार पर महत्व देने की बात की है। ठीक है, इसके बाद देखिए दूसरे विद्वान है लेरॉय न्यूलियो के अनुसार बजट एक निश्चित अवधि के अंतर्गत, निश्चित अवधि, जिस अवधि में बजट प्रस्तुत किया जाता है उसको एक वित्त वर्ष कहा जाता है। तो निश्चित निश्चित अवधि के अंतर्गत होने वाली अनुमानित प्राप्तियों और खर्चों का विवरण होता है। ठीक है, तो बजट क्या होता है? ये लेरॉय न्यूलियो के अनुसार क्या कह रहे हैं कि बजट एक निश्चित अवधि के अंतर्गत, एक निश्चित अवधि जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एक वित्त वर्ष कहते हैं, के अंतर्गत होने वाली अनुमानित प्राप्तियों तथा खर्चों का विवरण है। इसी प्रकार रेन गेज के अनुसार बजट की परिभाषा दी गई है। आधुनिक राज्य में बजट सार्वजनिक प्राप्तियों एवं खर्चों का पूर्वानुमान है। प्राप्तियों और खर्चों का पूरा अनुमान है और कुछ खर्चों को करने तथा प्राप्तियों को एकत्र करने का अधिकृतकरण है। ठीक है, तो इनके अनुसार भी परिभाषा याद रखना। इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है, सार्वजनिक प्राप्ति और खर्चे का पूर्वानुमान। ठीक है, फिर एक परिभाषा है बिलने के अनुसार बजट अनुमानित आय तथा व्यय का विवरण, तुलनात्मक चित्रण और राजस्व एकत्रित करने तथा सार्वजनिक धन खर्च करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को दिया हुआ प्राधिकार और निर्देश है। ठीक है, इनको आप यूं ही देख ले में। ठीक है, अगली परिभाषा है बजट की अगली परिभाषा है, इनको भी ध्यान रखना है, GSL लाल के अनुसार। GSL लाल कहते हैं बजट व्यापक योजना अथवा कार्यक्रम होता है। यह क्रियान्वयन के लिए तैयार किया जाता है, जिसमें एक निश्चित अवधि के लिए तथा राजस्व के अनुमान होते हैं। निश्चित अवधि के लिए राजस्व के अनुमान होते हैं, जिन्हें कार्यपालिका द्वारा विधान पालिका के मत के लिए तैयार तथा प्रस्तुत किया जाता है। इसमें इन्होंने ये बताया है कि कार्यपालिका, हम लोग जानते हैं कि बजट जो है वो मंत्री अर्थात वित्त मंत्री द्वारा पेश किया जाता है, तो ये कार्यपालिका और पेश किया जाता है संसद के पटल पर, इसलिए विधानपालिका के मत के लिए तैयार किया जाता है। ठीक है ना, इसको याद रखना है। बजट
वित्तीय प्रशासन का एक शक्तिशाली साधन होता है। एक सुनियोजित एवं सुव्यवस्थित बजट के बिना हम देश के सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति की कल्पना भी नहीं कर सकते। सामाजिक आर्थिक यंत्र के रूप में बजट के मुख्य उद्देश्य ये इस प्रकार से हैं। परिभाषा के बाद आइए हम लोग देखते हैं बजट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 बजट के उद्देश्य स्पष्ट कर रहा हूँ मैं। ये आपके सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है और सामान्य जानकारी के लिए भी। पहला, उत्पादन में वृद्धि को सुनिश्चित करना, बजट का उद्देश्य। आय के वितरण की असमानता को कम करना, युद्ध या अन्य विपत्तियों के कारण उपजी मुद्रास्फीति को कम करना। ठीक है, और लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में पूर्ण रोजगार को सुनिश्चित करना। यह सामाजिक आर्थिक यंत्र के रूप में बजट इस प्रकार से कार्य करता है। ठीक है, बजट के विभिन्न रूप भी होते हैं, उनको भी यहीं पे स्पष्ट कर लेना जरूरी है। जैसे कि मध्यक्रम बजट निर्माण, मतलब लाइन आइटम बजट। मध्यक्रम बजट निर्माण क्या होता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। मध्यक्रम में खर्चों के उद्देश्य को लाए बिना उनकी मदों पर जोर दिया जाता है, मतलब आइटम्स पर जोर दिया जाता है। इस प्रकार के बजटिंग का उद्देश्य विधायिका द्वारा कार्यपालिका को स्वीकृत धन की बर्बादी तथा आय व्यय के दुरुपयोग को रोकना है। ठीक है, इस प्रणाली को वर्धनशील बजटिंग या इंक्रीमेंटल बजटिंग भी कहते हैं। तो याद रखें, इंक्रीमेंटल बजटिंग क्या होता है ये यहाँ पे स्पष्ट किया गया है। ठीक है, इसके अलावा बजट के और भी प्रकार हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रख लेते हैं हम लोग बजट के अन्य प्रकारों पर भी। दूसरा है निष्पादन बजट। निष्पादन बजट की शुरुआत वर्ष 1949 में अमेरिका में हूवर आयोग के द्वारा शुरू किया गया था। इसे राष्ट्रपति ट्रूमैन ने लागू किया। किसी कार्य अर्थात चालू वर्ष के परिणामों के आधार को मानकर बनाए जाने वाले अगले वर्ष के बजट को निष्पादन बजट कहते हैं। इसमें विभिन्न परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन गुणवत्तापूर्ण करने का प्रयास किया जाता है। कुशल प्रबंधन द्वारा बजट का संचालन किया जाता है। ठीक है, भारत में कुछ ऐसा ही बजट निष्पादन बजट ही प्रस्तुत किया जाता है। देख लीजिए, भारत में निष्पादन बजट को प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश पर वर्ष 1968 में लागू किया गया। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है आपको कि भारत में जो बजट आता है उसको हम लोग निष्पादन बजट कहते हैं और इसे 1968 में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश पर लागू किया गया था। ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखना है। ठीक है, अगला बजट है शून्य आधारित बजट, जीरो बेस बजटिंग। शून्य बजट का विकास भी अमेरिका में पीटर एफ फर द्वारा वर्ष 1969 में किया गया तथा राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने 1978 में इसको लागू किया है। ठीक है, इस तरह के बजट में पुराने वर्षों के व्ययों पर विचार नहीं किया जाता और ना ही उसमें कुछ सुधार किया जाता। इसमें नए वर्ष के लिए बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार किया जाता है। इस प्रणाली को सूर्यास्त बजट भी कहते हैं, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्यास्त बजट शून्य आधारित बजट को कहा जाता है। भारत में शून्य आधारित बजट 1987-88 में तत्कालीन वित्त मंत्री बीपी सिंह द्वारा लागू किया गया था। 1987-88 में तत्कालीन वित्त मंत्री बीपी सिंह ने शून्य आधारित बजट या जीरो बजटिंग का प्रयोग किया था भारत में, और अमेरिका में ये सबसे पहले 1969 में लाया गया था। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगला बजट है परिणाम बजट। परिणाम बजट क्या होता है इसको भी जान लेते हैं हम लोग। परिणाम बजट या इसको आउटकम बजट कहते हैं। इसमें किसी कार्यक्रम पर जितना धन व्यय किया जाता है तथा इसका परिणाम इस व्यय के अनुरूप है या नहीं है, इस पर ध्यान दिया जाता है। मतलब व्यय के रिजल्ट पर या आउटकम पर फोकस किया जाता है कि कितना बजट जितना पैसा खर्च किया गया है किसी कार्यक्रम पर, क्या उसका परिणाम उसके अनुरूप है या नहीं। इसका मुख्य उद्देश्य चालू वित्तीय वर्ष के हर तिमाही समीक्षा करना होता है। तो भारत में भी इसका प्रयोग किया जाता है। 2005 में भारत में पहला आउटकम बजट प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, फिर इसके बाद आता है क्या, जेंडर बजट। ये नई अवधारणा है। जेंडर बजट महिलाओं के विकास कल्याण से संबंधित योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए प्रतिवर्ष एक निर्धारित राशि सुनिश्चित करता है। तो जेंडर बजट का संबंध महिलाओं के विकास कल्याण से संबंधित है, बल्कि इस बजट में अब समस्त जेंडर को शामिल करने की बात चल रही है। ठीक है,
अब हम लोग आगे पढ़ेंगे बजट निर्माण के विभिन्न चरण, कौन कौन से चरण से या किस किस स्टेप से बजट का निर्माण पूरा होता है। तो आइए देखिए यहाँ पे पहला, अधिकारियों द्वारा अनुमानों की तैयारी। सबसे पहले अनुमान तैयार किए जाते हैं। विभागों तथा मंत्रियों द्वारा समीक्षा एवं समेकन, वित्त मंत्रालय द्वारा समीक्षा और फिर विवादों का निपटारा। ठीक है, इतने माध्यमों से, दो माध्यम और हैं उनको भी देख लेते हैं। वित्त मंत्री द्वारा समेकन और मंत्रिमंडल द्वारा उनका अनुमोदन। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में यह प्रावधान किया गया है, किस अनुच्छेद में, 112 में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 21 मार्च, अब ये वित्तीय वर्ष बदल दिया गया है, ये वित्तीय वर्ष चलता है 1 फरवरी से 31 जनवरी तक। ठीक है, याद रखेंगे, 1 फरवरी से 31 जनवरी तक, और आज 31 जनवरी को भारत के 2022 का वित्तीय वर्ष समाप्त हो रहा है और कल 1 फरवरी से यह शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, नया वित्तीय वर्ष में भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्ययों का विवरण संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत कराया जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पे दो बातें आपको याद रखना है। पहला कि हमारा जो बजट संबंधित प्रावधान है संविधान के अनुच्छेद 112 में है, राष्ट्रपति प्रस्तुत कराता है, और दूसरा वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है। और जो हमारा वित्तीय वर्ष है पहले 1 अप्रैल से 21 मार्च तक चलता था, 31 मार्च तक चलता था, अब 1 फरवरी से 31 जनवरी तक चलता है, इतना याद रखना है। ठीक है, बजट निर्माण की प्रक्रिया के बाद आइए हम लोग देखते हैं बजट पारित करने की प्रक्रिया। बजट प्रक्रिया निम्न चरणों से गुजरती। सबसे पहले बना हुआ बजट जो कि तैयार हो गया है, वह बजट का प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। ये प्रस्तुतिकरण अब 1 फरवरी को होता है। ठीक है, फिर इस पर आम बहस होती है, फिर विभागीय समितियों द्वारा, संसद की विभागीय समितियों द्वारा जांच होती है, उस पर अनुदान की मांग पर मतदान होता है, और विनियोग विधेयक पर पारित होता है, फिर वित्त विधेयक का पारित होता है। मतलब ये सारे विधेयकों की चर्चा बजट में रहती है और ये पारित किए जाते हैं। इसकी जानकारी के लिए आपको अलग से वीडियो देखना पड़ेगा, पर यहाँ पे यह ध्यान रखना है कि बजट का प्रस्तुतिकरण होगा पहले नंबर पे, फिर आम बहस होगा, फिर विभागीय समितियों द्वारा जांच होगी, अनुदान की यदि मांग की गई है तो उस पर मतदान होगा, विनियोग विधेयक पारित होगा, वित्त विधेयक पारित होगा। क्लियर। और उसके बाद इस चरण में बजट आगे अगले चरण के लिए निष्पादित होने के लिए चला जाएगा। तो फिर द्वितीय चरण में क्या होता है, द्वितीय चरण में इसमें होता है क्या, इस चरण में बजट पर बहस आरंभ होती है। इसके अंतर्गत बजट पेश होने के बाद 3-4 दिनों तक लोकसभा में उस पर समग्र रूप से चर्चा होती है। इसके बाद 3-4 हफ्तों के लिए स्थगन हो जाता है। ठीक है, लेखानुदान, बजट से संबंधित कुछ शब्दों और अनुदानों के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं इसमें। तो एक है लेखानुदान जो होता है दूसरे चरण के दौरान लेखानुदान पर बात होती है, तो लोकसभा सरकार को बजट प्रक्रिया पूर्ण होने तक खर्च उपलब्ध कराती है। बजट पास होने में समय लगता है। इस दौरान सामान्य खर्चों के लिए धन प्राप्त करने हेतु लेखा अनुदान पास कराया जाता है। लेखा अनुदान 1 वर्ष के समस्त व्यय का 1/6 भाग के बराबर हो सकता है। इसके तहत अधिकतम 2 माह के खर्चों के लिए धन दिया जाता है। ठीक है, जब तक बजट की प्रक्रिया पूर्ण होती है उस समय के खर्चों को चलाने के लिए लेखा अनुदान लाया जाता है, और वह कितना होता है लेखा अनुदान, 1 वर्ष के समस्त व्यय का 1/6 हिस्सा होता है। ये याद रखना है। ये बात हो गई, पहला बजट बना, दूसरा बजट प्रस्तुत किया गया, तीसरा बजट पर बहस हुई, है ना। बहस समाप्त होने के बाद क्या होता है, आइए देखते हैं तीसरा चरण। तीसरे चरण में बहस समाप्त होती है, और जब बजट समाप्त हो जाती है तो बहस समाप्त हो जाने के बाद 3-4 सप्ताह के लिए सदन स्थगित हो जाता है। इस दौरान विभागीय समितियां अनुदान मांगों पर गहराई से जांच परख करती हैं तथा अनुदान मांग तथा रिपोर्ट तैयार करती हैं, जिसे सदन में विचार के लिए रखा जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद देखिए चौथे चरण में बजट जाता है। चौथे चरण में विभागीय समितियों के रिपोर्ट के आधार पर लोकसभा में प्रत्येक मंत्रालय के मांगों पर अलग अलग मतदान होता है। मतदान सिर्फ भारित व्ययों से अलग मांगों पर होता है। सरकार की मांगों के प्रति आमतौर पर विपक्षी दलों द्वारा असहमति व्यक्त करने के लिए कटौती प्रस्ताव लाया जाता है, कट मोशन लाया जाता है। याद रखना, विपक्षी दलों द्वारा
कट मोशन लाया जाता है। यह कटौती प्रस्ताव 3 प्रकार का होता है। तो यहाँ से आपको सीखना है कटौती प्रस्ताव के 3 प्रकार कौन-कौन से होते हैं और कब लाया जाता है, बहस पारित होने के बाद, ठीक है ना? चौथे चरण में पॉलिसी ऑफ कट। तो यह प्रस्ताव सरकार की नीतियों के प्रति असहमति प्रकट करने के लिए लाया जाता है। इसके तहत अनुदान मांगों को घटाकर ₹1 कर दिया जाता है, ठीक है? तो विपक्षी दल ₹1 मतलब अनुदान मांगों को घटाकर ₹1 तक लाने के लिए बात करते हैं, मांग करते हैं, ठीक है ना? दूसरा प्रस्ताव होता है सांकेतिक कटौती, टोकन कट। इसमें समस्त अनुदान मांगों में ₹100 की कटौती की मांग की जाती है, ठीक है ना? असहमति व्यक्त करते हुए विपक्षी दलों द्वारा सरकार से यह कहा जाता है कि इसमें ₹100 की कटौती कर दी जाए। ये आलोचना का एक टूल है, ठीक है? इसके बाद होता है आर्थिक कटौती, इकोनॉमिक कट, मितव्यता। इसमें मांग की राशि पर एक निश्चित राशि कम करने को कहा जाता है तथा उसका उद्देश्य नीति का विरोध करना नहीं वरन मांगों में वास्तविक कटौती करना होता है, ठीक है? इसके बाद कटौती प्रस्ताव के माध्यम से क्या होता है, सदन को अनुदान मांगों पर चर्चा का अवसर मिलता है और सरकार में उत्तरदायित्व की भावना बढ़ती है, ठीक है? इसके बाद बजट पहुंचता है अपने 5वें चरण में। 5वें चरण में क्या होता है? 5वें चरण में अनुच्छेद 114 के अनुसार 114 के अनुसार भारत में संचित निधि में से कोई धन विधेयक मतलब एप्रोप्रिएशन बिल के माध्यम से निकाला जा सकता है, मतलब पैसा निकाला जाता है धन विनियोग विधेयक के माध्यम से। इस विधेयक में लोकसभा द्वारा स्वीकृत अनुदानों की सभी मांगों तथा संचित निधि पर भारित व्यय सम्मिलित होते हैं। इसका उद्देश्य संचित निधि में से व्यय के विनियोग के लिए सरकार को कानूनी अधिकार देना है, मतलब पैसे के लिए ये बजट लाया जाता है, ये विधेयक लाया जाता है, ठीक है? छठवां जो चरण है बजट पारित होने का अंतिम चरण वित्त विधेयक है, विनियोग विधेयक फिर वित्त विधेयक। इसके अंतर्गत सरकार पर लगाने अथवा इसे समाप्त करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करती है। इसके पारित होने के बाद समूचा बजट पारित मान लिया जाता है। तो लास्ट में छठे चरण में सबसे लास्ट में वित्त विधेयक पारित होता है। सरकार ने जिन पैसों की मांग की है संसद से वह सरकार को प्राप्त हो जाता है इस वित्त विधेयक के माध्यम से, ठीक है? सामान्यतः वित्तीय वर्ष में पारित बजट सभी खर्चों के लिए पूर्ण नहीं हो पाता तथा कई बार खर्चा ज़्यादा होता है और उस खर्चे की राशि कम पड़ जाती है। इसके लिए सरकार लोकसभा के समक्ष कुछ और मांग करती है जो इस प्रकार है। पहला, अनुपूरक मांग सप्लीमेंट्री डिमांड। संसद द्वारा बजट के दौरान स्वीकृति धन अनुमानित होता है। यदि कार्य विशेष के लिए स्वीकृत धन वित्तीय वर्ष में कम पड़ जाता है तो सरकार लोकसभा में अनुपूरक अनुदान की मांग करती है। कब ये आएगा? पैसा कम होने पर, ठीक है ना? इसको आपको ध्यान रखना है। क्लियर? इसके बाद कुछ और इसी प्रकार से डिमांड है, उनको भी देख लेते हैं। एक है अतिरिक्त डिमांड या एडिशनल डिमांड। जब किसी वित्तीय वर्ष में किसी नई सेवा को शुरुआत करना होता है या नई सेवा का निर्माण करना होता है जिसकी कल्पना बजट में नहीं थी, ऐसे खर्च को अतिरिक्त मांग के रूप में लोकसभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई नई सेवा शुरू की गई और उस सेवा के लिए बजट में प्रावधान पहले से नहीं था, आपातकालीन है, तो उसमें फिर एडिशनल डिमांड का विधेयक लाया जाएगा, ठीक है? इसके बाद होता है ज़्यादा की मांग, एक्सेस डिमांड। जब किसी वित्तीय वर्ष में किसी सेवा में निर्धारित राशि से ज़्यादा पैसा खर्च हो जाता है तो उस पैसे के लिए जो मांग करती है सरकार, उसको हम लोग अतिरिक्त डिमांड कहते हैं, ठीक है? इसके अलावा एक है आपका अपवादानुदान। अपवादानुदान क्या होता है? यदि किसी विशेष एवं निश्चित उद्देश्य के लिए सरकार अनुदान की मांग करती है जो सामान्य वर्ष में खर्च के अतिरिक्त होता है, इसे अनुदान कहते हैं। प्रत्यानुदान क्या होता है? वित्तीय वर्ष के अंदर किसी आवश्यक कार्य के लिए यदि धन की त्वरित आवश्यकता हो तो प्रति अनुदान की मांग पेश की जाती है। वोट फॉर क्रेडिट, यह कार्यपालिका के लिए ब्लैंक चेक के समान होता है जिसे लोकसभा प्रदान करती है। इसे सरकार खर्च पर निश्चित विवरण नहीं दे सकती है, ठीक है? इसको आपको याद रखना है। राज्यसभा में बजट की क्या स्थिति होती है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। राज्यसभा को अनुदान की मांग पर चर्चा करने का अधिकार है,
परंतु अनुदान की मांग पर कटौती करने का राज्यसभा को अधिकार नहीं है। राज्यसभा के द्वारा कटौती प्रस्ताव की प्रस्तुति नहीं की जा सकती है। 14 दिन के अंदर राज्यसभा बजट पारित कर देती है, लेकिन यदि 14 दिन के अंदर राज्यसभा बजट पारित नहीं करती तो यह माना जाएगा कि बजट दोनों सदनों में पारित हो गया है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो यह बजट से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो आपने देखा। इस वीडियो के माध्यम से आपको यह पता चला, यहाँ पे अब देख लेते हैं लास्ट में आपने क्या क्या सीखा। आपने सीखा बजट का सामान्य शब्द बजट कहाँ से आया। ठीक है, आपने सीखा कि बजट का उद्देश्य क्या होता है। आपने सीखा कि बजट के कितने कार्य होते हैं, ये भी आपने सीखा, कौन कौन से काम होता है बजट के माध्यम से। आपने यह सीखा कि बजट कितने चरणों में पारित होता है या पास होता है, बनाया जाता है। ठीक है, बजट में विभिन्न विधेयकों के बारे में आपने विनियोग विधेयक, वित्त विधेयक के बारे में सीखा, और बजट के अतिरिक्त मांगों के बारे में सीखा आपने, और बजट की आलोचना पर सरकार जो कटौती प्रस्ताव या जो अन्य प्रकार के प्रस्ताव लाती है उसके बारे में आपने सीखा। निश्चित रूप से बजट के बारे में आपकी समझ इस वीडियो को देखने के बाद बढ़ेगी और बढ़ी ही होगी। अब बजट जब प्रस्तुत होगा, जैसे कल 1 फरवरी 2023 को जब बजट प्रस्तुत होगा, तो उस बजट में ये सारी बातें आपको मिलनी है। एक बार बजट के साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। धन्यवाद।